इवनिंग बच्चों, मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्टडी विद शिव में। बहुत दिनों के बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है क्योंकि थोड़ी व्यस्तता थी जीवन में, जिस कारण हम आपके लिए वीडियो नहीं बना पाए। पर अब लगातार हम चलते रहेंगे। आपका बोर्ड है, उस बोर्ड को प्रायोरिटी देते हुए हम पढ़ाई करेंगे। आपका जो पॉलिटिक्स का है, आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन, इसको अब हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे। वैसे ही कार्यक्रम चलता रहेगा। अब लगातार आपकी क्लास आती रहेंगी, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम थी जिसके कारण हम नहीं आ पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। अब अगर बात करते हैं जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन की, तो आपको पता है जेंडर का मतलब आप समझ रहे हैं, मेल या फीमेल। कास्ट की बात कर रहे हैं तो आप अपनी जाति के बारे में बात करेंगे, और रिलीजन के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका मतलब है हम धर्म के बारे में बात करेंगे। तो इन सब चीजों को आपको क्यों पढ़ना होता है? तो सबसे पहला रीजन ये जानना होता है कि आप ये चैप्टर आखिर पढ़ने क्यों जा रहे हैं। अगर कोई भी चीज आप करने जा रहे हैं तो आपके पास मोटिव होना चाहिए कि हाँ, इस कारण से यह कार्य हम करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, और जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम आपको इन तीनों चीजों को, जेंडर हो गया, आपका रिलीजन हो गया, और आपका तीसरे नंबर पे कास्ट हो गया, ये तीनों चीज जो हैं ये हमारी पॉलिटिक्स को या फिर हमारी पॉलिटिकल साइंस को, या फिर आप कह दें कि सिंपल सी बात है, ये कैसे हमारे देश को रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं या फिर हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन फैलाने का काम करती हैं, ठीक है। तो एक एक करके हमें इस चैप्टर में तीनों को पढ़ना है। पहले हम जेंडर पे बात करेंगे, फिर हम कास्ट पे बात करेंगे, फिर हम रिलीजन पे बात करेंगे, और इन तीनों चीजों को हम रिलेट कराएंगे अपने देश की पॉलिटिक्स से, कि हमारे देश में जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें कैसे इन सब का असर पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जेंडर से। तो आप फीमेल मेल, ये दो टाइप के आपने जेंडर दिमाग में होने चाहिए। अब जो जेंडर है वो कैसे हमारी पॉलिटिक्स को इफेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले हम बेसिक वे में देखते हैं कि जेंडर कैसे हमारा इफेक्ट करता है। तो जब शुरुआत इस चैप्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले इस चैप्टर में जेंडर के बारे में बात करेंगे। और देखिए जेंडर में कह रहा है कि इन द पॉलिटिक्स ऑफ एनी कंट्री जेंडर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज जेंडर डिवीजन इज अ सोशल डिफरेंस ऑफ एनी रीजन। मतलब कह रहा है कि जेंडर ही हमारे देश में कहीं ना कहीं हमारी देश की पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि ये जो जेंडर डिवीजन है यही हमारा सामाजिक अंतर बनाता है, ठीक है। हम कहते हैं कि महिलाओं की संख्या कितनी है और पुरुषों की संख्या कितनी है, महिलाओं के वोट बैंक्स कितने हैं, या फिर महिलाओं कितनी वोटर्स हैं महिलाएं और कितने वोटर्स हैं आपके पुरुष, इसके आधार पर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ वोटिंग होती है। और वोटिंग के बाद ही आपका पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिशियंस, या फिर कह सकते हैं किसी देश की राजनीति बनती है, ठीक है। तो जेंडर क्या कर रही है? एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बना रही है, क्योंकि अगर 50-50 दोनों हैं, अब समझिएगा बात को यहां से, कि मैंने कहा यहां पर 50 गर्ल्स हैं, 50 आपके बॉयज हैं, दैट मींस जेंडर इक्वलिटी की बात हो गई। पर मैंने कहा कि नहीं, अगर मेंस की बात करते हैं तो मेंस की संख्या एज कंपेयर टू वुमेन्स ज्यादा है, या फिर वुमेन्स की संख्या एज कंपेयर टू मेन ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में आपको जेंडर बायस होना पड़ेगा। सिंपल सी बात समझिए, जहां पर मान लीजिए महिलाओं की संख्या ज्यादा है तो वहां पर आप अपने पॉलिटिक्स में आप महिलाओं को एज अ लीडर रिप्रेजेंटेटिव, एज अ लीडर या फिर एज अ रिप्रेजेंटेटिव सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं जेंडर आपका पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो कह रहे हैं द जेंडर डिवीजन टेक्स टू बी अंडरस्टूड एज अ नेचुरल एंड चेंजेबल डिफरेंस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल। तो मैंने कहा जेंडर जो है ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। मेल फीमेल जो होगा वो रेशियो के हिसाब से हर जगह चलता है। अब जेंडर की बात करेंगे तो कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कैसे अंतर किया जा रहा है जेंडर में। तो पहले सोशल डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। सोशल डिफरेंस का मतलब है कि सामाजिक रूप से, अभी हम पॉलिटिक्स को नहीं देखेंगे, सामाजिक रूप से कैसे जेंडर बायस होता है। जैसे सिंपल सी एक बात करें कि आपसे घर में है, आपके पिताजी अगर काम करते हैं, माताजी घर में काम करती हैं, तो आपने देखा कि माताजी तो पिताजी से ज्यादा काम कर रही हैं, पर तब भी उनको उसका वेजेस नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो हाउसवाइफ हैं। तो ये कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो उसी के आगे हम बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो हम बात करेंगे जेंडर एज अ पब्लिक और प्राइवेट डिविजन्स।
ठीक है। मैंने कहा बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बी बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउस वर्क। जैसा मैंने कहा ना कि हमारे दिमाग में ये फीड कर दिया जाता है कि बेसिक जो वुमेन्स की जो मेन जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो घर के काम करने की है। पर ऐसा तो नहीं है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, और मैं चाहता हूं कि सभी लोग अच्छे से डेवलप हों, सभी लोग अच्छे से नौकरी पाएं, केवल बॉयज ही नहीं, जो गर्ल्स हैं वो भी अच्छे से नौकरी पाएं, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूं, पर ये दिमाग की एक मेंटेलिटी बनी हुई है हमारे समाज की। तो ये क्या है, एक सोशल डिफरेंस हो गया, ठीक है, कि ये सामाजिक अंतर हो गया, कि समाज में एक डिफरेंस बना हुआ है कि हमारे यहां बेसिकली हो क्या रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी घर की, वो हमारे वुमेन्स को ही दी जाएगी, ऐसा एक दिमाग में बैठा दिया जाता है। एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रंस, और चिल्ड्रंस को ऐसा बताया कहते नहीं कि लड़के हो, तुमको दर्द नहीं होना चाहिए, तुमको रोना नहीं चाहिए, ऐसी सब चीजें बचपन से ही लोगों को बताई जाती है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो देयर इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। मैंने कहा लेबर, यही जो अभी बात कर रहे थे, तो लेबर की हम भी अगर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हम एज अ लेबर ही काम कर रहे हैं। पर हम देखते हैं कि इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम, जो घर के जितने भी काम हैं, इज आइदर डन बाय वुमेन और द फैमिली मेंबर और ऑर्गेनाइज्ड बाय देम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर्स। मतलब बेसिकली यही कहा जा रहा है कि हमारे समाज में हम देखते हैं लेबर्स का डिवीजन किया जा रहा है, किसके आधार पर, जेंडर के आधार पर। जो घर में काम है, मतलब रोटी सब्जी सब बनाने का काम कौन करेगा, तो ये सब वुमेन्स ही करेंगी। और जो आपके बाहर के काम है, जैसे सब्जियों को लेकर आने का काम कौन करेगा, तो ये आपके पुरुष करेंगे या फिर मेंस करेंगे। तो इसी कारण है कि सेक्सुअल डिवीजन बनता हुआ चला आ रहा है हमारे समाज में, ठीक है। ये आपको पहले शुरुआत में बताया जा रहा है इस चैप्टर में कि आखिर कैसे सोशल डिफरेंसेस होते हैं, फिर हम इसकी बात करेंगे पॉलिटिकल डिफरेंसेस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए लिखा है, ये आपकी किताब से ही लिखा है, मम्मी ऑलवेज सेज आउटसाइडर्स, मतलब मम्मी है, कोई आउटसाइडर कोई बाहर से आता है, आपके चाचा आ गए, आपके फूफा आ गए, आपके मामा आ गए, तो उनसे क्या कहती हैं कि मैं कोई काम नहीं करती, आई डोंट वर्क, आई एम अ हाउस वाइफ, बट आई सी वर्किंग नॉन स्टॉप ऑल द टाइम, इफ व्हाट शी डज इज नॉट वर्क, व्हाट इज इज वर्क। मतलब कह रहा है कि ये जो कर रही हैं, तो क्या ये काम नहीं है? अगर ये कार्य नहीं है तो आखिर कार्य होता क्या है, फिर ये बताइए हमें। तो देखिए एक बच्चे का मन है, देखिए एक बच्चे का मन है, ये देखिए बच्ची पूछ रही है कि मम्मी हमेशा घर पे काम किया करती हैं, पर कोई घर में आता है तो उससे कहते हैं कौन हो आप, तो कहते हैं आई एम अ हाउसवाइफ, मैं कोई काम नहीं करती है। तो क्या ये जो घर में काम कर रही हैं, ये काम के रूप में नहीं जाना जाएगा, या फिर कार्य कोई और होता है, ठीक है। तो यही बात हो रही है यहां पर कि वुमेन्स बहुत काम करती हैं, पर उनको एज अ वर्किंग लिविंग, मतलब एज अ वर्किंग वुमेन नहीं जाना जाता है, एज अ हाउसवाइफ जाना जाता है घर के काम के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिए परसेप्शन ऑफ आइडियल वुमेन, हम सोचते हैं कि आइडियल वुमेन कौन हो सकती है, तो अलग अलग टाइप के परसेप्शन है, अलग अलग टाइप के लोगों की सोच है, ठीक है। कह रहे हैं आइडियल वुमेन कौन हो सकती हैं, टू द टीवी सीरियल मेकर्स, मतलब जो टीवी सीरियल बना रही वो हो सकती हैं आइडियल मेकर, ठीक है। टू द फैशन इंडस्ट्री, जो फैशन इंडस्ट्रीज में आप हीरो हीरोइन को देख रहे हैं वो हो सकती हैं आइडियल वुमेन। टू द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में जो अच्छा काम कर रही है वो हो सकती है, मतलब देखिए हाउसवाइफ, सब कुछ झाड़ू भी लिए हैं, देखिए झाड़ू भी लिए हैं, बल्टी भी लिए हैं, चोल मतलब वो भी लिए हैं, कुलचा भी लिए हैं, सब कुछ लिए हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये हाउसवाइफ हो जाएंगी, ये आइडियल ब्यूटी हो गई, ये आइडियल व्यूअर हो गई। उसके बाद कुछ हैं जो पैसे कमा रही, बाहर नौकरी कर रही हैं, तो आइडियल ब्राइड हो गई, वो उनके पास पैसा आ रहा है। टू मतलब लॉस की बात करेंगे, जो पैसा दहेज ज्यादा लेकर आ रही है वो अच्छी वुमेन्स हो गई। टू द एम्प्लॉयर एंड मेल एम्प्लॉयज, मतलब कह रहे हैं कि आइडियल एम्प्लॉयज का मतलब है जो कहीं पर वुमेन एम्प्लॉय काम कर रही है। तो हर लोगों की नजर में, हर मतलब आदमी की नजर में, दिमाग में आइडियल वुमेन्स के परसेप्शन अलग अलग होते हैं। जैसे आप सोच रहे हो आइडियल वुमेन कौन होती है, कोई और उसके हिसाब से दूसरा सोच रहा है कि कौन हो सकती है आइडियल वुमेन। तो ये परसेप्शंस बने हुए हैं कि आइडियल वुमेन क्या हो सकती है। उसके आगे देखते हैं, कह रहा है इट इज नॉट वुमेन, इट इज नॉट दैट वुमेन कैन नॉट वर्क आउटसाइड। तो ऐसा तो है नहीं कि केवल मेन ही बाहर काम करेंगे। इट इज नॉट दैट वुमेन कैन नॉट वर्क आउटसाइड, इन सम प्लेसेस वुमेन फेच वाटर, collect fuel wood, work in the fields, and in urban areas women also work in the office। तो कह रहा है कि अगर हम रूरल एरिया की बात करते हैं, ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि वुमेन्स केवल घर में ही नहीं, बाहर जाकर क्या कर रही है, पानी ला रही है। जैसा आपने राजस्थान में देखा होगा कि राजस्थान में कई किलोमीटर चलकर, अगर मारवाड़ के पास जाएंगे आप
वेस्टर्न राजस्थान की बात करेंगे तो वेस्टर्न राजस्थान में पानी की बहुत कमी रहती है और वहां पर पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या होती है, महिलाएं अपने सिर पर टोकरी लेकर कई किलोमीटर दूर तक जाती हैं पानी लेने। तो ये भी तो बाहर का काम हुआ। तो देख रहे हैं कि रूरल एरियाज में पानी लेने जा रही हैं, फ्यूल वुड मतलब लकड़ियां लेने जा रही हैं अपने खाने के लिए, वर्क इन अ फील्ड्स खेतों में काम करती हैं। और अर्बन एरियाज मतलब शहरी इलाकों की बात करेंगे तो आप देखते हैं कि वुमेन्स ऑफिसेज में भी काम करती हैं। तो कहने की ऐसा नहीं है कि वुमेन्स काम नहीं कर सकती हैं, पर एक परसेप्शन, एक दिमाग में बना दिया गया है कि जो घर का काम करेगा वो वुमेन्स ही करेंगी। सबसे पहले सोशल डिफरेंसेस की ये पहली बात हो रही है। सो द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर्स इज दैट ऑल्दो वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी विद देयर रोल ऑफ पब्लिक लाइफ। कहते हैं कि मानवता की आधी काम जो होता है वो वुमेन्स ही करती हैं, पर तब भी क्या मिलता है उन्हें कि नहीं, इनका कोई काम नहीं है, ये कोई काम नहीं कर सकते हैं, घर पे ही रहती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, घर पर भी काम हो रहा है, आपको घर पर जा रहे हैं, आपको खाने के लिए रोटी मिल रही है, तो कौन बना रहा है? आपकी माता जी बना रही हैं। आपके घर में जो वुमेन है, तो क्या वो वर्किंग वुमेन नहीं हो गई? तो वो भी वर्किंग वुमेन है, इसकी बात हो रही है यहां पर। ठीक है, तो मैंने सोशल डिफरेंसेस की बात की जिसमें एक वर्ड आया सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब काम करने का हमने कि आदमी क्या काम करेगा और औरत क्या काम करेगी, मैन क्या काम करेंगे और वुमेन्स क्या काम करेंगी। तो उसके लिए मैंने एक डिवीजन बना दिया कि जो घर का काम होगा वो वुमेन्स करेंगी और जो बाहर का काम होगा वो मेंस करेंगे। पर आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, बाहर का काम भी वुमेन्स कर रही हैं, पानी लेने जा रही हैं, फ्यूल वुड कलेक्ट करने जा रही हैं, खेतों में काम कर रही हैं, अर्बन एरियाज में ऑफिसेज में काम कर रही हैं। तो ये तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो ये एक परसेप्शन जो बन गया है, इसको हटाने की बात हो रही है। अब इस परसेप्शन से दो नए वर्ड निकल कर आते हैं। एक वर्ड आता है फेमिनिस्ट और दूसरा आता है पेट्रियार्कल सोसाइटी। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में जानते हैं कि फेमिनिस्ट क्या होता है और एक पेट्रियार्कल सोसाइटी क्या होता है। फेमिनिस्ट का मतलब है, सिंपल सी बात, ऐसे लोग जैसे हम हैं, आप हैं, अगर आप वुमेन्स के राइट्स की बात करेंगे कि हाँ महिलाओं को ये अधिकार मिलना चाहिए, तो आप फेमिनिस्ट हैं। मतलब आप कह रहे हैं, मतलब आप चाहते हैं कि वुमेन्स को, महिलाओं को भी अधिकार मिलने चाहिए उनके, तो आप किस टाइप के हैं? आप फेमिनिस्ट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो लिखा है वुमेन और अ मेन, मेन हो या वुमेन हो, हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, जो बिलीव करते हैं कि दोनों लोगों को इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो क्या कहलाते हैं? फेमिनिस्ट कहलाते हैं। तो पहला पॉइंट दिमाग में रखिएगा, ये आपका वेरी शॉर्ट में कभी कभी पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिस्ट। ठीक है, तो फेमिनिस्ट क्या है? जो चाहे वो मेन हो चाहे वो वुमेन हो, ये दोनों इक्वल राइट्स मतलब बराबर के राइट्स दोनों सभी को मिलने चाहिए, जो इस पर बिलीव करता है वो क्या कहलाता है? फेमिनिस्ट सोसाइटी से बिलोंग करता है। पर इससे पहले क्या चलता था? तो इससे पहले आपकी पेट्रियार्कल सोसाइटी चलती थी। अब पेट्रियार्कल सोसाइटी का क्या मतलब है? अ सोसाइटी विच इज रूल बाय फादर, मतलब ऐसी सोसाइटी जिसमें फादर मतलब पिता रूल करता है। ठीक है, एक आपने हिंदी में सुना होगा मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक। तो अगर पिता की सत्ता चल रही है, मतलब जो सोसाइटी है उसमें पिता का रूल चल रहा है, उसमें बड़ा किसको माना जा रहा है? फादर को बड़ा माना जा रहा है। दोनों को इक्वल नहीं माना जा रहा है। फादर को महिला से ज्यादा, मतलब माता से पिता को ज्यादा, पिता को माता से ज्यादा बड़ा माना जा रहा है, ज्यादा वैल्यू दी जा रही है। तो वह कैसी सोसाइटी होगी? पेट्रियार्कल सोसाइटी होगी। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। अ सोसाइटी विच इज रूल्ड बाय फादर, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू रिफर टू अ सिस्टम दैट वैल्यूज मेन मोर, जिसमें आदमियों को ज्यादा वैल्यू मिलती है, ज्यादा पावर दी जाती है। किससे? वुमेन की अपेक्षा, मतलब वुमेन से ज्यादा वैल्यू मिलेगी, वुमेन से ज्यादा पावर मिलेगी। ऐसी सोसाइटी क्या कहलाती है? पेट्रियार्कल सोसाइटी। और ऐसी सोसाइटी जिसमें दोनों को बराबर इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसी सोसाइटी क्या कहलाती है? तो ऐसी सोसाइटी आपकी फेमिनिस्ट सोसाइटी कहलाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके अब दिमाग में आ गया होगा कि ये चैप्टर आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये चैप्टर आपके जो परसेप्शन बने हुए हैं दिमाग में, इसको दूर करने के लिए पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके घर में जो वुमेन्स है वो केवल घर का ही काम कर सकती हैं, वो बाहर का भी काम कर सकती हैं। तो आप एक पेट्रियार्कल सोसाइटी से ना बिलोंग करके आपकी जो थिंकिंग होनी चाहिए वो फेमिनिस्ट सोसाइटी जैसे थिंकिंग होनी चाहिए, इसलिए इस चैप्टर को आपको पढ़ाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि हाँ
ये तो आपने सामाजिक रूप से देख लिया कि समाज में महिलाओं में क्या भिन्नता, क्या डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। अगर अब हम पॉलिटिक्स में बात करेंगे कि पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जरा इसमें भी बात कर लेते हैं जेंडर के हिसाब से। तो इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठा लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके का, क्योंकि इस चैप्टर को हम थोड़ा सा क्वेश्चन वाइज ही पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर बड़ा है। अगर हम चैप्टर में पॉइंट जो पॉइंट मिलते जाएंगे उनको पॉइंट से पढ़ते जाएंगे, और जहां पॉइंट के आधार पर क्वेश्चन है आपका तो उसको क्वेश्चन से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड आर डिसएडवांटेज इन इंडिया। कह रहे हैं कि भारत में ऐसे कौन कौन से स्थान हैं, ऐसे कौन कौन से जीवन में पहलू हैं जहां पर वुमेन्स को क्या किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। मतलब मेंस और वुमेन्स में क्या है, डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो भाई देख लेते हैं कहां पर डिसएडवांटेज या डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो अब पॉइंट वाइज इसको पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है कि सबसे पहली चीज की लिटरेसी रेट की बात करेंगे, ठीक है। कह रहा है द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज ओनली 54%। ये मैं आपको बता दूं 2011 के सेंसस की बात हो रही है। मतलब 2011 में हमारी जनगणना हुई थी, उसके बाद अभी तक हमारी जनगणना नहीं हुई है, सेंसस नहीं आया है। तो वही 2011 में जो सेंसस था उसकी ही बात, उसके ही पॉइंट्स यहां पर हम बात करेंगे। तो हमने देखा कि अगर वुमेन्स और मेंस की बात करते हैं, वुमेन्स और मेंस की बात करते हैं लिटरेसी लेवल में, तो जो पूरे भारत में जो वुमेन्स का लिटरेसी लेवल है वो 54% है। दैट मींस अगर भारत में 100 वुमेन्स हैं तो 100 में से मात्र 54 ही पढ़ी लिखी हैं, बाकी सब पढ़ी लिखी नहीं है। उसके बाद अगर मेंस की बात करते हैं तो मेंस का 76% है। दैट मींस सामाजिक रूप से एक दिमाग में बना हुआ है कि वुमेन्स को नहीं पढ़ाया जाए और मेंस को पढ़ाया जाए, ठीक है। तो यही तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो पहली चीज आपको अब यहां से पॉइंट वाइज आपको दिमाग में रखना है, ये सब चीजें स्टिक रखनी है अपने दिमाग में कि 54% लिटरेसी रेट 2011 के सेंसस के आधार पर हमारे भारत में वुमेन्स का है। मतलब वुमेन्स मात्र 54% जो हैं वुमेन्स वो पढ़ी लिखी हैं भारत में, और 76% जो मेन हैं वो पढ़े लिखे हैं भारत में। तो ये पहला डिस्क्रिमिनेशन हुआ, पहला अंतर हुआ लिटरेसी रेट के आधार पर। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। कह रहा है स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट गो फॉर हायर स्टडीज। तो ये तो आपने देखा होगा कि हम देखते हैं कि एक घर में भी परसेप्शन बना रहता है कि इनको ज्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं है, बहुत छोटी सी मात्रा, बहुत छोटी सी परसेंटेज की बात करेंगे तो गर्ल्स जो होती हैं वो हायर स्टडीज, मतलब आप समझ लीजिए कि मास्टर डिग्री या पीएचडी डिग्री तक जाती हैं, नहीं तो बीच में ही उनकी पढ़ाई छोड़कर शादी विवाह या मैरिज वगैरह कर दी जाती है। तो यही कह रहे हैं कि स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट गो फॉर हायर स्टडीज, पेरेंट्स प्रीफर टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज फॉर देयर बॉयज एजुकेशन रेदर देन गर्ल, ठीक है। लोगों को मतलब पेरेंट्स जो हैं, जो माता पिता हैं या जो पेरेंट्स हैं, उनको ये लगता है कि हम हायर स्टडीज अपने बॉयज को देते हैं, मतलब अपने लड़कों को दें एज कंपेयर टू अपनी लड़कियों को। क्यों? क्योंकि इनको तो दूसरों के घर जाना है, बॉयज जो रहेंगे वो हमारे यहाँ रहेंगे, तो हमको आगे आवश्यकताएं हमारी पूरी होंगी, तो इसलिए कहा जाता है। पर अब ये तो समाज की मिथिक है, पर अब हमको नहीं लगता ऐसा देखने को मिलता है। अब आपको अगर पढ़ना है, मैंने देखा है कि अगर लड़कियों को भी पढ़ना है तो उनको भी हायर स्टडीज तक माता पिता पढ़ाते हैं जब तक उनकी कैपेसिटी होती है, एक सामाजिक दबाव ना आए, ठीक है, मैरिज वगैरह का, शादी विवाह का, तब तक वो उनको पढ़ाना चाहते हैं। तो ये क्या कह रहा है? तो दूसरा पॉइंट आपने देखा कि हम देखते हैं कि बहुत छोटी मात्रा में जो मतलब जो बहुत कम लड़कियां ही होती हैं जो हायर स्टडीज, मतलब आपकी एमए बीए पीएचडी तक जाती है, मतलब हायर स्टडीज तक पढ़ाई करती हैं, ठीक है। बट देखते हैं एज कंपेयर टू बॉयज, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपना रिसोर्सेज, मतलब अपने पैसा, अपनी जरूरतें उनकी पूरी ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू वुमेन के, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये हुआ। पहला पॉइंट आपने लिटरेसी रेट के आधार पर पढ़ा, दूसरा पॉइंट आपने हायर स्टडीज के आधार पर पढ़ा। तीसरे पॉइंट में क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जरा देख लेते हैं। एक एक्ट आया था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस एक्ट को याद रखिएगा, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, ठीक है, कब आ रहा है? तो 1976 में आ रहा है। क्या है इक्वल रिम्यूनरेशन? तो ये वेजेस पर है, वेतन के आधार पर है कि वेतन कितना किसको मिलना चाहिए। आपने देखा होगा जब मैं आपको पढ़ा रहा था चैप्टर 9th में, जब आपको मैं नाजिज्म पढ़ा रहा था तो उसमें बताया कि वेजेस जो था वुमेन्स को वो कम मिलता था एज कंपेयर टू मेन, ठीक है। तो उसी को इक्वल करने के लिए ये एक इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आता है 1976 में। प्रोवाइड इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल फॉर वुमेन एंड मेन,
मतलब अगर एक ही कार्य दोनों, एक ही कार्य मतलब मैं भी पढ़ा रहा हूं, वुमेन्स भी पढ़ा रही है, तो दोनों को बराबर वेतन मिलना चाहिए। इसके लिए एक एक्ट आता है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। कब आता है? तो 1976 में। तो ये किस पर आधारित होता है? वेजेस पर आधारित होता है। बिकॉज वुमेन्स गॉट हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स इट स्टिल वेरी स्मॉल, मतलब वुमेन्स को बहुत मतलब हाईली पेड जॉब मिले, ये अभी भी बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। तो आपने डिस्क्रिमिनेशन बेसिस पे पढ़ा। पहला बेसिस जो पढ़ा डिस्क्रिमिनेशन का, मैंने आपको लिटरेसी रेट के बारे में बताया कि लिटरेसी रेट जो है वो वुमेन्स का 54% है और मेंस का 76%। दूसरा हायर स्टडीज के बारे में बताया कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बॉयज को ज्यादा हायर स्टडीज कराने में प्रेफरेंस देखते हैं एज कंपेयर टू वुमेन्स को। उसके बाद तीसरा नंबर मैंने इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट बताया, जो आधारित किस पर है? वेजेस, मतलब वेतन पर आधारित है। कहना है कि इक्वल, दोनों को इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस मिलना चाहिए। ठीक है। तीसरा लास्ट पॉइंट देखते हैं। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रीफर टू हैव सन एंड फाइंड वेज टू हैव द गर्ल्स चाइल्ड अबॉर्टेड। तो ये भी एक कंडीशन है अबॉर्शन की। ठीक है। तो ये चौथा भी पॉइंट याद रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे एरियाज में है कि लड़का होता है तो मतलब लड़का होता है, अगर लड़की होती है तो अबॉर्ट कर दिया जाता है या फिर उसको मतलब गिरा दिया जाता है। पर अब ये सब केसेस गवर्नमेंट के द्वारा बंद हो गए हैं। कोई हॉस्पिटल्स वगैरह भी अब इसकी जांच नहीं करता है। तो आपने सुना होगा कि मतलब अगर आप जेंडर की जांच कराते हैं बच्चे के जन्म से पहले तो ये एक लीगल नहीं है, ये एक इनलीगल है और इसको अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। तो उसी की बात हो रही, कुछ ऐसे एरियाज में है कि सन्स प्रेफर करते हैं कि हमारे लड़का हो लड़की ना हो, अगर लड़की होती है तो उनको अबॉर्ट कर दिया जाता है बिफोर शी इज बोर्न, मतलब जन्म होने से पहले ही। दिस डिक्लाइन द चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो याद रखना है चाइल्ड सेक्स रेशियो, इसके बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है कि 1000 बॉयज में, याद रखिएगा सिंपल सी मैं लैंग्वेज में बता रहा हूं, 1000 बॉयज में कितनी गर्ल्स हैं उस एरिया में, वही क्या कहलाता है? चाइल्ड सेक्स रेशियो कहलाता है। नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज। ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछा जाता है व्हाट इज चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन, नंबर ऑफ गर्ल नहीं, चिल्ड्रन मतलब बच्चे। ठीक है, बच्चों की बात हो रही है अभी। नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज नोन एज चाइल्ड सेक्स रेशियो। और अगर अपने देश का चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 के कंपेयर में बात करेंगे, देखिए लिखा हुआ है कि इन द कंट्री मियरली 919। तो ये भी याद रखना है। अब इसमें 3-4 पॉइंट आपको बताऊंगा, पहले इसको दिमाग में रखिए। पहला मैंने आपको बताया कि चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज इज नोन एज चाइल्ड सेक्स रेशियो। अगर इंडिया में बात करेंगे तो इंडिया में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 919 पर 1000 बॉयज है, मतलब 1000 लड़कों में 919 ही लड़कियां पूरे भारत में ऑन एवरेज हैं। ठीक है। तो इसके बारे में आपको दिमाग में रखना है। तो मैंने वुमेन्स का डिस्क्रिमिनेशन ही पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है। तो 4 पॉइंट मैंने बताए और चारों अलग अलग पॉइंट बताएं। अब इसमें आप और भी पॉइंट अपने मन से जोड़ सकते हैं जो अगर आपके दिमाग में हो, पर ये 4 आपके किताबी पॉइंट हैं तो इनको आपको दिमाग में रखना है। पहला पॉइंट मैंने लिटरेसी रेट के आधार पर बताया, जिसमें मैंने कहा वुमेन्स का जो लिटरेसी रेट है वो आपका 54% होता है। पहला मैंने आपको बताया लिटरेसी रेट के आधार पर कि जो वुमेन्स का लिटरेसी रेट है वो कितना है 54% और जो मेंस का लिटरेसी रेट है वो 76% है भारत में। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हायर स्टडीज में है तो हायर स्टडीज के लिए ज्यादातर बॉयज ही प्रेफर रहते हैं पेरेंट्स के द्वारा, गर्ल्स को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। तीसरे पॉइंट में अगर बात करेंगे तो आपको एक एक्ट के बारे में बताया, रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, और इसमें बताया कि वेजेस जो है वो एज कंपेयर टू मेन वुमेन्स को कम मिलते हैं। और चौथा मैंने बताया आपको चाइल्ड सेक्स रेशियो के आधार पर, क्यों? क्योंकि कई स्थानों पर एज अ गर्ल्स को जन्म होने से पहले ही मार दिया जाता है, अबॉर्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण भारत में चाइल्ड सेक्स रेशियो कम देखने को मिलता है। और मैंने कहा कितना है भारत में, तो आपकी 2011 सेंसस के अनुसार 919 पर 1000 बॉयज आपका भारत में चाइल्ड सेक्स रेशियो है। तो 4 पॉइंट्स में इसका आंसर मिला। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा देख लेते हैं अगर ये भारत में है तो भारत में कौन सा स्टेट है जहां पर चाइल्ड सेक्स रेशियो कम है, या कौन सा स्टेट है जहां पर चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है। ये दोनों पॉइंट। ठीक है। तो सबसे ज्यादा मतलब आपको हायर जाना है कि सबसे ज्यादा हायर मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा हाई कहां पर है और फिर सबसे ज्यादा लो कहां पर है। तो अगर हाई की बात करेंगे तो चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा हाई है आपका, ये कौन सा स्टेट है आपका? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में 2011, अब यही बताना है आपको 2011, क्योंकि नई सेंसस अभी हुआ नहीं है, हर 10 साल में होना था, 2021 में होना था, पर कोरोना के कारण आपका सेंसस नहीं हो पाया। तो
तो आपको यही बताना है कि 2011 सेंसस के अनुसार अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पर चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है। अब कितना है तो ये भी दिमाग में रखना है। तो वहां का जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो वो लगभग 972 पर 1000 बॉयज है, ये आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पर है चाइल्ड सेक्स रेशियो में, और कितना है तो 972, मतलब 972 लड़कियां हैं हर 1000 लड़कों पर। ठीक, तो ये भी दिमाग में रखना पहला। अब पहला आपको पता चल गया, तो सबसे आखिरी कहां है, तो सबसे आखिरी देखिएगा बिलो 875 होगा, और बिलो 875 आप देखेंगे हरियाणा, ये एक स्टेट है हरियाणा जहां पर चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे कम है। और सबसे कम है तो कितना है, तो सबसे कम है तो ये है, आपका याद रखना है 872, मतलब 879 पर 1000 बॉयज। ठीक, तो दो चीजें मैंने आपको बताई कि सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो कहां पर है, तो आपका हरियाणा में। हरियाणा में कितना है, तो 879 पर 1000 गर्ल्स पर 1000 बॉयज। और अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 972 पर 1000 बॉयज। और आपने पूछ लिया जाए टोटल ऑल ओवर इंडिया का कितना है, तो मैंने आपको बताया 919 पर 1000 बॉयज, ये टोटल ऑल ओवर इंडिया का है। आप रहते कहां हैं, तो आप रहते हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का कितना है तो याद रखना है 912 पर 1000 बॉयज। तो ये तीनों पॉइंट, चार पॉइंट मैंने बताया कि अगर ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं तो ओवरऑल इंडिया का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 919 पर 1000 बॉयज है। फर्स्ट नंबर पे, मतलब सबसे ज्यादा कहां पर है, तो मैंने कहा सबसे ज्यादा है आपका अरुणाचल प्रदेश, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है आपका अरुणाचल प्रदेश, वहां पर कितना है तो मैंने आपको बताया 972, मतलब 972 पर 1000 बॉयज। सबसे कम कहां पर है, तो सबसे कम मैंने आपको बताया हरियाणा में है, कितना है तो 879 पर 1000 बॉयज। और आप यूपी में रह रहे हैं तो यूपी का कितना है तो 912 पर 1000 बॉयज। ये चाइल्ड सेक्स रेशियो है, इसको दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, तो इतना पॉइंट, अब इतना ही आज जानते हैं, अगले क्वेश्चन पर कल आएंगे। तो आज इतना पढ़ा, कैसा लगा आपको पढ़कर ये भी बताइएगा हमें कमेंट में। और जो भी कुछ आपको अगर पढ़ना है तो मैंने चैट खोल रखी है, तो आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं कि हाँ सर ये चैप्टर और पढ़ा दीजिए, तो उसको भी मैं अपने साथ ही लेते हुए चलूंगा। ठीक है, तो बस आज इतना ही, इसके आगे कल पढ़ेंगे। चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। गुड नाइट।